मिक्स क्वेश्चन देखने लगे हैं हम। उसमें पास्ट पेपर ऑटम 22 का, जिसमें 16 और 40, स्पेशली 40 को उसने बड़ा डिटेल में टेस्ट किया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है ऑटम 22 का, GNU कैश लिमिटेड। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आई 16 के नोट्स, आई 40 के नोट्स। हमने डिस्कस किया हुआ है कि 16 और 40 इसके जो नोट्स हैं, इसका जो कॉस्ट मॉडल है, यहाँ पे भी जो कॉस्ट मॉडल है वो सेम है। ओके, यहाँ पे फिर एक एक्स्ट्रा मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल इजी है। अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है, इसका मतलब ये नोट बनाना एक बोनस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह, इम्पेयरमेंट वगैरह कोई चीजें नहीं है। डेप्रिसिएशन नहीं है, इम्पेयरमेंट नहीं है, तो ये कंपैरेटिवली इस वाले नोट से इजी हो जाता है। अगर 16 में मैं एक एसेट कॉस्ट पे रखूं या रिवैल्यूएशन पे रखूं, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे कॉस्ट पे रखूं तो इसका मतलब तो 16 वाला बनाना है। 40 में अगर मैं फेयर वैल्यू पे रखूं तो ये नोट मजीद आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये हमारा सवाल है जिसमें 16 और 40 दोनों के नोट्स बनाने हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं 1, 2, 3। एक दफा देख लेते हैं कितने कितने एसेट्स हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे है जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसका मतलब पहली जो है प्लांट की है। यहाँ पे वेयर हाउस है, इसका मतलब दूसरी का, पहली का ताल्लुक दूसरी से नहीं है, ये वेयर हाउस के बारे में है। यहाँ पे उसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है, शोरूम। इसका मतलब ये हुआ पहली, दूसरी और तीसरी तीनों इंडिपेंडेंट है। रिजल्ट क्या निकला कि जब मैं पहली को पढ़ूंगा तो मेरा पूरा काम हो जाना चाहिए, जब मैं दूसरी को पढ़ूंगा तो दूसरा वेयर हाउस से रिलेटेड पूरा काम हो जाना चाहिए, और तीसरी को पढ़ूंगा तो इससे रिलेटेड पूरा काम हो जाना चाहिए। जब भी मिक्स स्टैंडर्ड का सवाल हो, मल्टीपल एसेट्स हो, मल्टीपल स्टैंडर्ड हो, आपने अदर इंफॉर्मेशन लाजमी पढ़नी है। इससे हमें पता लगेगा कि 1, 2 और 3 में क्या क्या करना है। कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है कहाँ पे? पीपी के लिए, एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहाँ पे रिवोल्यूशन मॉडल है। ओके, बाकी जहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट होगा तो वहां पे कॉस्ट मॉडल लग जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट, जाहिर है रीवैल्यूएशन है तो उसको रिटेन अर्निंग में लेकर जाना है। और फेयर वैल्यू मॉडल यूज हुआ है, लें जी यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। इसका मतलब यह है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे लिए काम की बात पहली, दूसरी और तीसरी है। इसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लांट। प्लांट मुझे पता है ये मेरा फॉर्मेट है, मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चन पे वापस चलता हूँ। रुपीज एंड मिलियन है, रुपीज एंड मिलियन और थाउजेंड का बड़ा ख्याल रखना है। आप वर्किंग कर रहे हो या सोल्यूशन कर रहे हो, आपने वो लाजमी लिखना है। मैंने परचेज किया है एक प्लांट 340 का, 1 जनवरी 2020 पे, 2021 पे, 1 जनवरी 2021 पे मैंने एक एसेट परचेज किया है 340 का। ओके, ऑन दैट, इस पे मैंने, मुझे पता लगा था कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिवैल्यूएशन मॉडल। ऑन दैट डेट प्लांट हैड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 13 एंड रेजिडुअल वैल्यू 60। ये भी मैं वहां पे लिख लेता हूँ। रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ है 13 साल, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? 60 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू है जी 60 मिलियन। ओके, चूंकि मैं ये वर्किंग बना रहा हूं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं वर्किंग पे लिख सकता हूं। आगे चलते हैं। द रीवैल्यूड अमाउंट्स एंड रेजिडुअल वैल्यू वर एज फॉलोड।
30 जून 21 पे पहली कार्रवाई हुई और 30 जून 22 पे पहली कार्रवाई हुई। हमारे पास डेट क्या है? 30 जून 2022। इसका मतलब मैं अभी 1 जनवरी 2021 पे खड़ा हूं। मैंने 30 जून 2021 तक जाना है। इसका मतलब मैं 30 जून 2021 तक एंट्री कर सकता हूं। यहां भी आपको यह समझने की जरूरत है कि मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू है 60 1 जनवरी पे। जब मैं 30 जून 21 पे आता हूं तो रेजिडुअल वैल्यू होगी 54। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि जिस दिन आप डेप्रिसिएशन करेंगे उस दिन अगर एस्टिमेट कोई चेंज हो गया है तो उस दिन की नेट बुक वैल्यू कॉस्ट होगी और उस दिन सब अपडेटेड लगेगा। तो अब मैंने 60 की बजाय 54 यूज करना है। क्यों? क्योंकि इस दिन मैं डेप्रिसिएशन करने लगा हूं 30 जून 2021 पे, और इस दिन रेजिडुअल वैल्यू 54 है। तो मैंने 60 यूज नहीं करना। 30 जून 21 पे जब मैं डेप्रिसिएशन करूंगा 340। डेप्रिसिएशन का मैं मेथड देख लेता हूं। प्लांट को लेकर उसने कहीं डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बताया। इट मींस मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे ले जाऊंगा। 54, लाइफ कितनी है? 13 साल। अब यहां से लेकर यहां तक मेरे पास 6 महीने। तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो ये बन जाएगी 11। यहां से 11 माइनस हो जाएगी 329। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां से डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड क्रेडिट। ये मैं उस रेट पे आ गया जहां पे पहली कार्रवाई डलनी है, और वो क्या है कि इस दिन मेरे पास फेयर वैल्यू आ गई 304। जिस दिन आपके पास फेयर वैल्यूज हो और आप काफी पीछे खड़े हो तो आप उस डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें ताकि उस दिन एक्चुअल एसेट आपका कैरिंग वैल्यू पे आ जाए। तो मैं 30 जून 2021 तक आ गया हूं जिसमें मैंने एस्टीमेट को चेंज किया है और उस दिन सारी चीजें अपडेटेड यूज की हैं। लाइफ वही थी, लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था, सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बताया हुआ था, वो मैंने अपडेटेड यूज कर ली। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उसने दिया था। अब मेरे पास इस डेट पे है 304 की रिवैल्यूएशन। उसने कहा था कि प्लांट पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगेगी, तो मैं रिवैल्यूएशन लगा देता हूं 304। 30/6/21 पे रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 304। मैंने इसको उठा के यहां पे लाना है। इट मींस मुझे रिवैल्यूएशन अप्लाई करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मेथड उसने कहीं बताया? रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हुआ, ओके। हमें पता है कि हम रिवैल्यूएशन में नेट रिप्लेसमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना होता है। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब 304 से 329 से जब मैं 304 पे आऊंगा तो मुझे 25 कम करने पड़ेंगे। इट मींस एसेट क्रेडिट, और सरप्लस तो है नहीं, ये मेरा चला जाएगा लॉस में। लॉस है तो पहले देखना है सरप्लस कितना है, सरप्लस है तो देखना है लॉस कितना है। पहले मेरे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ था, मैं सारे का सारा लॉस में ले जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास नेट करके हो जाएगा 304। अगली कार्रवाई किस डेट पे है? 30 जून 2022। उस दिन फेयर वैल्यू 315। इसका मतलब पहले मुझे 30 जून 2022 पे आना पड़ेगा। मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अब मेरे पास वैल्यू क्या है? 304 रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। लाइफ इस दिन एक चीज और भी चेंज हुई है भाई। इस दिन भी रेजिडुअल वैल्यू अपडेट हुई है। तो जिस दिन मैं डेप्रिसिएशन कर रहा हूं उस दिन की जो एस्टिमेट चेंज होगी वो आ जाएगा। अपडेटेड रेजिडुअल वैल्यू है, अपडेटेड फेयर वैल्यू है, और अपडेटेड लाइफ में यूज करूंगा। 13 में से मैं 6 महीने डेप्रिशिएट कर चुका हूं, तो 12.5 मेरी लाइफ है। अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो एंट्री हो जाएगी 20.8 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, प्लस ये मेरे पास है 25 12.5 सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये मेरे पास आ गया, ये क्रेडिट होना चाहिए
23, 20.8 यहाँ से निकल जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 283.2, 20.8, 304। तो 30 जून 2022 पे फेयर वैल्यू थी, मैं पहले वहां तक आ गया हूं, अब मैंने इसको रीवैल्यू भी करना है। 30 जून 2022 पे रीवैल्यूड अमाउंट मेरे पास है 315, इसको उठा के मैंने यहाँ पे लाना है। इसका मतलब मुझे 31.8 बढ़ाने पड़ेंगे। अब 31.8 बढ़ाने के लिए मुझे पूरा रिवॉल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट बढ़ा, एसेट डेबिट, सरप्लस आया है, तो पहले देखना है लॉस कितना पड़ा है, बाकी मेरे पास आ जाएगा सरप्लस में। ये नेट करके 315, यहाँ पे मेरे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस आया, यहाँ पे ऊपर आया था रिवॉल्यूशन लॉस। 30 जून 21, 30 जून 22, तो इस एसेट को मैं 30 जून 2022 तक ले आया हूं। यही मेरा काम था, मैंने इस डेट पे क्या बनाने थे, इसके नोट्स बनाने थे। तो प्लांट की कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं रहेगी जिसको हमने अकाउंट फॉर ना की हो। तो हमारा जो पहला एसेट है प्लांट, वो कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एसेट पे, दैट इज वेयर हाउस ओन्ड बाय जीएल, was given on rent on 1 जनवरी 2022। रेंट पे दे दिया, इस दिन ये 40 में चला जाएगा, इस दिन। अब देखते हैं इससे पहले क्या है। प्रीवियसली वेयर हाउस वाज इन यूज ऑफ जीएल, पहले ये 16 में था। वेयर हाउस वाज एक्वायर्ड बाय जीएल ऑन 1 जुलाई 2019। ओके, मैं वेयर हाउस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूं। किस दिन एक्वायर किया था, क्योंकि हमने इस डेट पे आना है 1 जनवरी 2022 तक। पहले मैं 1 जनवरी 2022 तक आता हूँ, फिर देखूंगा 1 जनवरी 2022 पे क्या करना है। 1 जुलाई 2019 पे मैंने ये 200 का लिया, 1 जुलाई 2019, 1/7/19 मैंने खरीदा ये 200 का। ओके, एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लें जी, इसका डेप्रिसिएशन का मेथड उसने बता दिया, 10% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और इसने कहा था जितने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्सेप्ट फॉर प्लांट कॉस्ट मॉडल यूज, एक्सेप्ट फॉर प्लांट सब पे कॉस्ट मॉडल है। इसका मतलब ये भी कॉस्ट मॉडल में जाएगा। ओके, इसके अलावा देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन सवाल में अवेलेबल है। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट। अब मजे की बात है, ये तो कॉस्ट मॉडल है। फेयर वैल्यूज काहे को दिए उसने भाई, 1 जनवरी 2022 पे उसने इस 40 में जाना है और 1 जनवरी 2022 किया। ओके, इसका मतलब हमारा I-16 में सीधा सा काम है कि मैं 1 जनवरी 2022 तक छलांग लगा के आ जाऊं। डन हो गया। मैं 1 जुलाई 19 से 1 जनवरी 22 तक की कर लेता हूं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। कॉस्ट मॉडल है मेरे पास, नहीं मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 200 माइनस, शॉर्टकट यूज करता हूं मैं, नीचे में कैलकुलेट कर लेता हूं 200। पहले साल 1/7/19 से, ईयर एंड क्या है, ईयर एंड है 30 जून। इसका मतलब पहले साल पूरी 10% यूज हुई होगी, तो 90% बच गया। मैं 1 जुलाई 19 से 30 जून 20 पे आ गया। फिर मैं फिर मैं 30 जून 20 से 30 जून 21 तक आऊंगा, तो पूरा 10% फिर यूज हो गया। फिर मैं 30 जून 21 से 31 दिसंबर 22 तक आऊंगा, तो इसमें से नहीं, गलत हो गया। इसको ले आते हैं 30 जून 21 तक। रीजन कि मैंने नोट बनाना है 30 जून 22 का, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। 30 जून 22 का मैंने नोट बनाना है, तो मेरे पास 30 जून 21 के बैलेंसेस होने चाहिए। अगर मैं कम्युलेटिव कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहां तक रोक लेता हूं ताकि ये वाला मेरे लिए
ब्रॉड डाउन बन जाए 2022 के लिए। इसका मतलब एक साथ 19 से एक साथ 20 तक 10% हुआ, फिर एक साथ 20 से एक साथ 21 तक 30 जून 21 तक 10% हुआ। ये मैं कैलकुलेट करूंगा, 200 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दैट इज 38। तो मैं 30 जून 2021 तक पहुंच गया हूं। आप 1 by 1 भी कर सकते हैं, एक साल की डेप्रिसिएशन। आप 1 by 1 भी कर सकते हैं, एक साथ 21 19 पे आप खड़े हैं, आप 30 जून 20 पे आ जाएं, 30 जून 21 पे आ जाएं, फिर 1/1/22 पे आ जाएं। आप ये अलग अलग भी कर सकते हैं, तब भी आपके सामने यहां तक जब आप पहुंचेंगे यही रिजल्ट आएगा, 162 और 38 ही आ रहा होगा। अगर आप देखें पहले साल 200 का 20%, ये मेरे पास 40, कितना आ जाएगा, 10%, 200 का 10% 20 आ जाएगा, फिर 200 में से 20 माइनस करूंगा तो 180, उसका 10% 18 आ जाएगा, तो 20 और 18 38। इसको स्मार्ट वे मैंने यूज किया है, मैंने एक पास्ट पेपर में ये स्मार्ट वेज यूज करवाए थे, उसको मैंने यूटिलाइज किया है। अगर आपको ये नहीं समझ आता, आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप मल्टीपल लाइन से ये कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। सवाल में क्या था, मैंने 1 जनवरी 20 तक आना था, मैं 1 जनवरी 20 तक आ जाता हूँ। 1 जनवरी 20, इसका मतलब मुझे मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मेरे पास अब WDV, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 20% इंटू 6/12। अब मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 8.1, 10%, सॉरी, 8.1 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये मेरे पास होगी 46.1, 8.1 माइनस करूंगा, ये मेरे पास हो गया 153.9, 200। अब मैं उस डेट पे आ गया जिस दिन एक्टिविटी होनी है कि मैं इस दिन अपने एसेट को उठा के रेंट पे दे देता हूँ। और जब रेंट पे दे देता हूँ तो मुझे पता है, जब मैं प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी जब रेंट पे देता हूँ, तो वो IS 40 में फॉल करती है। इसका मतलब मुझे इस दिन अपने एसेट को उठा के 16 से उठा के 40 में ले जाना। अब मैं आपको थोड़े से ट्रांसफर के रूल्स याद करवाता हूं। IS 16 से IS 40 में जब जाता है, यहां पे अगर कॉस्ट मॉडल है और यहाँ पे अगर कॉस्ट मॉडल है, तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, क्योंकि 16 में जो कॉस्ट मॉडल है वही IS 40 फॉलो करता है, सेम। ओके, यहाँ पे अगर कॉस्ट मॉडल है, यहाँ पे रिवॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिवॉल्यूशन करूंगा और यहाँ पे अपना एसेट ले जाऊंगा जो इस दिन की WDV होगी। बट अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू है, यहाँ पे कॉस्ट है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि 16 में रहते हुए रिवॉल्यूशन चार्ज करें, चाहे कॉस्ट मॉडल भी क्यों ना हो, आप 16 पे रहते हुए रिवॉल्यूशन चार्ज करें। क्यों? क्योंकि आगे फेयर वैल्यू मॉडल है, तो यहाँ पे वैल्यू फेयर वैल्यू पे जानी चाहिए। इसका मतलब जो इस डेट पे मेरे पास फेयर वैल्यू है 206, 1 जनवरी 2022 पे, उसको मैं IS 16 में रहते हुए ही ले जाऊंगा फेयर वैल्यू पे 206। इसको उठा के मुझे यहाँ पे लाना है, तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 52.1। पूरा रिवैल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, फिर एसेट बढ़ गया, एसेट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट, ये नील हो गया, यहाँ पे 52.1 आ जाएगा और ये मेरे पास ऐसे आ जाएंगे कंप्लीट। इस डेट पे मैंने इसको उठा के ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, IS 40 में, तो पूरे का पूरा एसेट मेरा यहाँ से
निकल जाएगा। अब क्योंकि सरप्लस के बारे में आपको पता है कि अगर आप एसेट सेल करते हैं या डिस्पोज करते हैं तब आप उसकी सारी रिवैल्यूएशन उठा के रिटेन अर्निंग में फेंक देते हैं। अब हमने ये नहीं किया, हमने ट्रांसफर किया है, एसेट हमारी बुक्स में है, तो ये सरप्लस मेरा बुक्स में पड़ा रहेगा। अब सवाल अगला ये भी आता है, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड क्यों नहीं करना? भाई ये एसेट एक ऐसी जगह पे चला गया है जहां पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। ये रिमेनिंग लाइफ पे उस वक्त डिवाइड होता है जब डेप्रिसिएशन होती है। अब वो 40 में है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, इसलिए 52.1 पूरे का पूरा हमारी बुक्स में सरप्लस के तौर पे पड़ा रहेगा। कहानी को आगे लेकर चलते हैं। हमने ये एसेट उठा के IS 40 में डाल दिया, वेयर हाउस। वेयर हाउस। अब अगर मेरे पास कोई डेप्रिसिएशन का होता तो मैं लिखता वैल्यू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू P&L। अब क्योंकि ये रिवॉल्यूशन पे डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं, तो मेरे सिर्फ दो कॉलम बनेंगे। एक एक क्या था, 22 था, 20 था, एक एक 20 पे, एक एक 20 पे ये मेरा ट्रांसफर हुआ फ्रॉम I 16। कितने का? 206 का। अब ये आ गया IS 40 में। जब वो रिवॉल्यूशन मॉडल पे होता है ना, उस पे इम्पेयरमेंट है ना उस पे डेप्रिसिएशन है, कुछ भी नहीं है। सवाल में जाके देख लेते हैं। चूंकि मैं एक एक 22 है, एक एक 22 है, करेक्शन कर लेते हैं जी, यहाँ पे भी एक 22 है, यहाँ पे भी 22 हो जाएगा। साल के एंड पे वो कहता है फेयर वैल्यू होगी। हम रिवॉल्यूशन मॉडल में ना डेप्रिसिएशन करते हैं ना इम्पेयरमेंट करते हैं, सिर्फ फेयर वैल्यू का गेन होता है जो P&L में जाता है IS 40 में। 214 30 जून 2022 पे मेरे पास फेयर वैल्यू आ गई। 30 जून 22 पे रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू आ गई 214। इसको उठा के मैंने यहाँ पे लाना है तो सिर्फ 8 एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। ये मेरा वेयर हाउस का जो फॉर्मेट है और जो उसकी ट्रीटमेंट है ये कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब 30/6/22 पे मेरे पास फेयर वैल्यू गेन लॉस आ गया। वापस सवाल पे चलते हैं। रेंटल अर्न फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2022 अमाउंटेड टू 10 एंड 6। ओके, हमें पता है जब हम नोट्स बनाते हैं, डिस्क्लोजर नोट, सिर्फ उस फॉर्मेट की बात करता हूँ, तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन इसको हम क्वेश्चन मार्क के साथ लगा लेते हैं। इसके साथ क्या करना है आगे देखेंगे इसको। मेरी एक चीज रह गई, ईयर रेंटल इस एडजस्टमेंट में। ओके जी, आगे मूव करते हैं। GL acquired a property comprising of 3 showrooms at total cost of 900। इसका मतलब एक हो जाएगा 300 का 1 अक्टूबर 2021। 40% of cost of property is attributable to value of land. Each of the showroom can be leased out separately। IS 40 में मैंने कहा था कि अगर हर एक यूनिट अलग बिक सकता है, अलग यूज हो सकता है, अलग सेल हो सकता है, तो हम उस पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स लगाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। यूजफुल लाइफ है 15 और रेजिडुअल वैल्यू है 9। ओके, GL is using one showroom for its own products while other showroom, पहले हम वन पे फोकस करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहा है, इसका मतलब इसमें से एक तो 16 है, एक शोरूम 16 है। एक शोरूम में उसने कहा कि 40% ऑफ द कॉस्ट क्या है, लैंड है। एक, इसका मतलब 1 अक्टूबर 2021 पे मैं खड़ा हूं। 1 अक्टूबर, नहीं इसका पहले फॉर्मेट कॉल कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2021 में मैं खड़ा हूं और मैंने परचेज किया है 300 का एसेट है। ये तो बिल्डिंग है, लैंड को पकड़ते हैं यार। 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 21 पे कॉस्ट 300 में से 40% लैंड है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एक का कर रहा हूँ, अभी मैं एक पे फोकस कर रहा हूँ। उसने कहा जी उसका 40% जो है ना वो लैंड का है, तो मैंने लैंड को अलग कर दिया। क्यों लैंड को अलग क्यों किया है? लैंड को अलग मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। जब मैं 1/1/21 पे खड़ा हूं, जब मैं 30 जून 22 पे आऊंगा, तब भी यही पड़ा होगा। इसका मतलब ये तो हमारा हो गया सीधा। बाकी 60%, अगर 40% लैंड का है उस शोरूम में, तो बाकी बिल्डिंग बन जाएगी। इट मींस ये मेरे पास आ गया है 180। अब डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन उसने यहाँ पे दी है कि भाई 15 साल उसकी लाइफ है, उसकी यूजफुल लाइफ है 15 साल, और रेजिडुअल वैल्यू है नील। ओके, इसके अलावा अगर मैं देखूं आगे, दूसरे दूसरे शोरूम्स की बात है, उनकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन और कोई नहीं है, इसको मैं आराम से अपनी रिक्वायर्ड डेट पे ले जा सकता हूं। मैं आऊंगा 30/6/1/1/21 पे खड़ा हूं मैं। एक नहीं, 1/1/21 है, 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर, 30/6/22 पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की और 6 महीने अगले डेप्रिसिएशन, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे ले जाऊंगा। 9 महीने है मेरे पास, ये 180 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मेरे पास बनी 9, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप, तो 9 से डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोलेटेड क्रेडिट, ये मेरे पास कैरेट होना आ जाएगा 171। तो अगर आप देखें इस जगह पे जो एक शोरूम था उसको हमने I16 में पूरा फिट कर दिया है, जो हमारे नोट थे उसमें हमने इसको डाल दिया। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा जी अदर टू शोरूम्स, अदर टू शोरूम्स उसने कहा जी वर हेल्ड टू बी लीज्ड आउट। इसका मतलब ये रेंट पे देने हैं और ये IS40 में चले जाएंगे। दो शोरूम, हमने एक की कॉस्ट निकाली थी 300, इसका मतलब ये मेरा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ओके, वापस आता हूं। किस दिन? 1 मार्च 2022 को, 1 मार्च 2022 को ये कार्रवाई डली। 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2022 मैंने इसको पहले देखना है। 900 थे, 3 पे डिवाइड, यहाँ पे आते हैं 200, 600, पहले तो मैं 600 ले आऊंगा। ओके, अब ये मेरे पास है क्या? IS40 रेंट पे चला गया, मंथली रेंट ऑफ 4, फेयर वैल्यू ऑफ ई शोरूम इज इंक्रीजेस बाय 3 ईच मंथ। पहले मैंने देखने हैं महीने कितने बनते हैं। एक से जब मैं आऊंगा 30/6/22 पे, तो मार्च 1/3 पे तो मैं खड़ा हूँ, 1/3 पे खड़ा हूँ मैं। कहाँ पे खड़ा हूँ मैं? 1 मार्च, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हैं। हर महीने, हर महीने 3 का गेन है। हम रेंट पे फोकस कर रहे हैं, हमने देखना है कि ये कब से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है, और वो 1 अक्टूबर से है, 1 अक्टूबर से है। ये मैं टाइमलाइन ठीक कर लेता हूँ। 1 अक्टूबर 21, अब मेरे पास महीने हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने हैं। हर महीने का 3 गेन है, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, तो 54 से मेरा एसेट बढ़ेगा और 54 ही चला जाएगा P&L में।
इसका मतलब है फेयर वैल्यू जो गेन लॉस है वो कितना है 54, और ये मेरी बन जाएगी फेयर वैल्यू। इट मींस फेयर वैल्यू मेरी हो गई 654, गेन आ गया 54, जिसको मैं स्ट्रेट अवे P&L में ले जाऊंगा। तो इस सवाल को हमने देखा, इस दिन तो रेंट पे गया, इस दिन हमारे पास इस 40 में आया। हर महीने का जो 3 है फेयर वैल्यू बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमने काउंट किया तो 54 का मेरे पास फेयर वैल्यू का गेन आ गया है। अब अगर मैं देखूं तो मैंने प्लांट और वेयर हाउस बना लिया, फिर मैंने लैंड और बिल्डिंग बना लिए, फिर मैंने दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जो वर्किंग थी वो बना लिया। इट मींस अब मैं इनको उठा के डिस्क्लोजर में फेंक सकता। तो मेरे हिसाब से जो 5 पास पेपर है सबसे आसान यही है, क्योंकि एसेट यहाँ पे 6 हो गए हैं। जब एसेट बढ़ेंगे, देखे ना यार, एक एक लाइन की कैलकुलेशन है। इस पेज पे देखो, एक गेन लॉस, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, नीचे लैंड में कुछ भी नहीं है, नीचे एक डेप्रिसिएशन है। प्लांट पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन, ये हम हमेशा करते हैं। वेयर उस पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन, एक ट्रांसफर। यानी कि मैं अगर कहूं तो सिर्फ एक ट्रांसफर है, एक पॉइंट जो यहाँ पे मुश्किल था, जिसको आपको याद करना चाहिए था। नंबर 1, नंबर 2, सिर्फ इस सवाल को पढ़ते हुए चीजें कहाँ कहाँ पे पुट करनी है, अगर आप साथ साथ ऐसे फॉर्मेट बनाते जाते, चीजों को वहां पे रखते जाते, तो आपके लिए सवाल बड़ा आसान बन जाता। इसलिए मैं कहता हूँ जिस फॉर्मेट में आप लोगों ने पढ़ा होता है ना, वहीं पे अगर आप चीजों को पुट करते जाएं, इसी सवाल में मैं देखूंगा चीजों को पुट करते जाते तो सिर्फ एक ट्रांसफर का एक नंबर आपका माइनस होना बनता है। बाकी इस सवाल में वाकई में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 एडजस्टमेंट हैं। इन 3 एडजस्टमेंट में से चीजें उठा के 6 जगह पे रखनी थी, दैट्स इट। एडजस्टमेंट नंबर 2 से एक चीज उठा के रिवोल्यूशन में रखनी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। 3 से देखना था एक 16 में जाता, फिर एक के 2 हिस्से हो गए, फिर जो 2 थे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। यही करना था। अगर जिसने ये कर लिया तो उसके लिए ये सवाल आसान है। कहने का मतलब क्या है, जब भी इस तरह का कोई सवाल हो अपने फॉर्मेट्स ड्रॉ करें, जो चीज जहां पे जानी है वहां पे पुट कर दें, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। हमें पता है ये हमारा नोट्स का फॉर्मेट है। मेरे पास 4 IS 16 के एसेट्स हैं। पहले मैं उनको क्लोज करता हूं। सबसे पहले मैं प्लांट के ऊपर आता हूं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, साल का एंड ये है 30 जून 2022, और 30 जून 2021। इसका मैं ढूंढने का आसान तरीका बताता हूँ। अगर जी आपके सर। पास जिस रेट पे आपने जाना है वो मल्टीपल हो, तो सबसे लास्ट वाली पकड़ लें, सबसे इजीएस्ट वे। तो सबसे लास्ट में मैं अब एसेट का कॉस्ट का डिटेल फेंकने लगा हूं, तो ये 304 है। ये मेरे ऐसे आ जाएगी इसकी 304 मेरे पास आ जाएगा प्लांट। 304 मेरे पास ओपनिंग हो गया। ये अगेन फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, कंपनी का नाम, ये डिस्क्लोजर नोट आ जाएगा, और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 आ जाएगा। और अब हम वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें इस दफा -20.8 और +31.8, ये मेरे पास बन रहा है 11। आपने हमेशा याद रखना है, रिवोल्यूशन की वजह से ये जो 11 हुआ है, अगर मल्टीपल एसेट, अगर तो एक एसेट है तो यहाँ पे वर्किंग दे दें। अगर मल्टीपल एसेट हो तो आपने ये जरूर लिखना है, जरूर मतलब जरूर। क्यों? क्योंकि हम इस फॉर्मेट पे हैं। इस फॉर्मेट में अगर अभी ये डिटेल नहीं लिखेंगे तो आपके 1-2 नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 315। क्लोजिंग बैलेंस 315, इसका मतलब ये दोनों ब्लैंक है। अब मैं आ जाता हूँ, इसी टाइमलाइन को पकड़ता हूँ। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन 0 है, सबसे आसान काम पहले कर लेते हैं। ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन 0 है। फिर साल के दरमियान क्या हुआ, 20.8 की डेप्रिसिएशन है। 20.8 की डेप्रिसिएशन है। फिर क्या हुआ जी, फिर रिवोल्यूशन की वजह से 20.8 रिवर्स हुआ है।
रीवैल्यूएशन की वजह से 20.8 रिवर्स हुआ है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। 304 माइनस, यानी कि ये ओपनिंग माइनस ये ओपनिंग, 304, 315 और ये 315। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर। वेयर हाउस अगर आप देखें 1/1/20, इसका मतलब है ईयर एंड पे इसके पास कुछ नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ, 30 जून पकड़ते हैं, ये 30 जून, 21 आखिरी ये है, इसलिए मैंने इसकी डेप्रिसिएशन अलग की थी ताकि मैं ऐसे आइडेंटिफाई कर सकूं। 200 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, 200 मेरा ओपनिंग बैलेंस है। देन 200, फिर मेरे पास -40.1 प्लस 52.1, 6 मेरे पास सरप्लस है, 6 मेरे पास सरप्लस है, -46.1 प्लस 52.1। मैंने बताया ये वर्किंग लाजमी देनी है। क्यों? क्योंकि आप जब पास्ट पेपर सोल्यूशन देखेंगे उसने इसको रिवोल्यूशन सरप्लस और पी एंड एल में अलग अलग लिखा होता है, जो सेकंड टाइप का नोट है उसमें, और उसने अगर इसका कोई नंबर रखा हुआ है तो आपका ये वर्किंग में लिखने से वो नंबर भी कवर हो जाएगा कि एक पी एंड एल में जा रहा है, एक सरप्लस में जा रहा है, हमने नेट करके लिखा है, ये उसका ब्रेकअप है। तो इसकी रीजन भी आपको शायद अब समझ आ जाएगी। देन हम नीचे चलते हैं। 206 से एसेट ट्रांसफर हुआ, डिस्पोजल डिलीशन ट्रांसफर, 206 से एसेट ट्रांसफर हुआ, 200 ओपनिंग था माइनस और 6, तो ये एंड पे हो गया नील। यही टाइमलाइन हम पकड़ लेते हैं डेप्रिसिएशन की। 38 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, 38 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, 8.1 फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है, 8.1 फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है, 46.1 ट्रांसफर है, 46.1 ट्रांसफर है। यहाँ पे डिस्पोजल डिलीशन ट्रांसफर तीनों लिख लें आप। 46.1 ट्रांसफर होने की वजह से ये चली गई, तो इसकी कैरिड ऑन भी 0 है। तो 200 माइनस 38, 162, 0 माइनस 0 0, ये हमारा वेयर हाउस हो गया। अब हमारे पास जो चौथा एसेट है वो है लैंड। साल के एंड पे 120 और साल के शुरू में कुछ नहीं है, साल के दरमियान ये एडिशन हुई है, ब्रॉड डाउन कोई नहीं है, एडिशन मेरे पास हुई है 120 की, 120 की एडिशन है, कोई डेप्रिसिएशन कोई रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, यही मेरे पास कैरेट ऑन है। और मैं जब यहाँ पे जाता हूँ डेप्रिसिएशन सब 0 है, सब 0, ओपनिंग 0, क्लोजिंग 120, क्योंकि 120 माइनस क्लोजिंग 120। अगले एसेट पे चलते हैं, बिल्डिंग पे। साल के शुरू 30 जून 2021 नहीं है, इसका मतलब ब्रॉड डाउन नील। साल के दरमियान में एडिशन हुई 180 की, एडिशन 180 की। देन दरमियान में कुछ नहीं है, क्लोजिंग भी मेरे पास 180 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन साल के स्टार्ट में कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन साल के स्टार्ट में कुछ नहीं है, साल के दरमियान नो डेप्रिसिएशन है और क्लोजिंग भी नो है, नो डेप्रिसिएशन है और क्लोजिंग भी नो है। तो ओपनिंग 0 माइनस 0 0, 180 माइनस 9 171। आप इनको इस तरीके से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 315 इस डेट पे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 315। फिर नोट में 0 वेयर हाउस का, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस 0। ओके, फिर 120 लैंड का, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 120। इसी तरीके से दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 171, ये मेरे
जो ये फॉर्मेट है ये यहाँ पे आ गया। अब अगर आपको याद हो, हमने आइस 40 का नोट बनाना भी सीखा था, अगर वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। मेरे पास दो एसेट्स हैं, दो एसेट, साल के शुरू में कुछ नहीं है, ओपनिंग जीरो है, किसका? वेयर हाउस का। ये एसेट ये है, ओपनिंग जीरो है। साल के दौरान 206 का ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर 206। फिर ड्यूरिंग द ईयर 8 का फेयर वैल्यू गेन लॉस है, 8 का ट्रांसफर फ्रॉम अदर स्टैंडर्ड, ट्रांसफर टू अदर स्टैंडर्ड, 8 का गेन है। फिर मेरे पास क्लोजिंग है 214, 214। देन मैं दूसरे एसेट पे मूव करता हूं। साल के स्टार्ट में कुछ नहीं है, ओपनिंग जीरो है। देन एडिशन हुई 600 की, 600 की एडिशन है जी। एडिशन हो या ट्रांसफर हो, एक ही कॉलम में रखे हुए हैं, इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 600 यहाँ पे आ जाएगा। फिर साल के दरमियान 54 का गेन है, साल के दरमियान 54 का गेन है। और क्लोजिंग बैलेंस मेरा यहाँ पे कितना है? 654, 654। तो ये हमारे पास दो फॉर्मेट है। अगर हमने वर्किंग नोट जैसे प्लांट एंड वेयरहाउस का बनाया हुआ है और लैंड एंड बिल्डिंग का बनाया हुआ है, प्लस दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बनाए हुए, तो हम उठा के उधर से फिगर्स अपने फॉर्मेट्स में पुट कर सकते हैं। ये एक अहम चीज भी मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। प्लांट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है, नंबर 1। नंबर 2, याद करें मैंने कहा था कि जिस दिन एस्टिमेट चेंज हो उस दिन अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे। तो आखिरी अपडेटेड वैल्यू यूज हुई है 12.5, तो इसकी लाइफ है 12.5। और इस पे मेरा अकाउंटिंग मेथड क्या था? कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने फॉलो किया था। देन हम आ जाते हैं वेयर हाउस के ऊपर। वेयर हाउस के ऊपर 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। देन मैं लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाता हूँ। लैंड इन्फिनिट लाइफ के साथ है, कोई डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर आ जाता हूँ, यूजफुल लाइफ है 15, मेथड मेंशन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन फॉलो किया है, 15 स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन, हम डिस्क्लोजर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देते हैं। 3 चीजें ये हैं। एक चीज कि इसकी रीवैल्यूएशन किसने की, जो प्रॉपर्टीज की रीवैल्यूएशन है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, किसी कंपनी का जिक्र नहीं। इसका मतलब हम सिर्फ लिख देंगे, चौथी चीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो रीवैल्यूएशन हुई है वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने की है। ओके। फिर हम चौथी, पांचवी चीज लिखते होते हैं, जो एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता है, अगर उस पे रीवैल्यूएशन ना होती और वो कॉस्ट मॉडल पे होता, तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती? अब अगर देखें आप, ये मैंने कब खरीदा? 340 का। इसको रिवैल्यूएशन में ना लगाता और मैं कैलकुलेट करता रहता, तो मैंने जो उसकी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, अभी मेरे पास आ रही है 306.2। मैं 21 की डेप्रिसिएशन करूंगा, 6 महीने की, 22 की डेप्रिसिएशन करूंगा, और मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। 340 को अगर मैं 13 पे डिवाइड करूं तो वो एक डेप्रिसिएशन आएगी, 340 को 13 पे। फिर अगले साल में ये 12.5 हो गई। फिर रिमेनिंग अपडेटेड लाइफ को मैं जब 12.5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि 340, 2021 में मेरे पास 340 है। और अपडेटेड क्या है जी? अपडेटेड रेजिडुअल वैल्यू है 354, जैसे मैंने कैलकुलेट भी की हुई है।
-354, 54/13, तो ये आ गई 11। ओके, 2022 में अब चूंकि मैंने रिवॉल्यूशन नहीं की, एस्टिमेट चेंज हो गया, तो WDV क्या बनेगी? दिस वन। अब अपडेटेड लाइफ नहीं, ये तो हो गई WDV। अब इसमें रेजिडुअल वैल्यू फिर अपडेटेड आ जाएगी, डिवाइडेड बाई अपडेटेड लाइफ। तो ये मेरे पास आ गई 22.8। इन दोनों को मैं 340 में से माइनस करूं तो ये मेरे पास है। यानी कि अगर रिवॉल्यूशन मॉडल ना होता, जिस एसेट पे रिवॉल्यूशन मॉडल हो, एक पे है, सिर्फ उसके बारे में बताना है कि अगर प्लांट रिवॉल्यूशन मॉडल पे ना होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल क्या होती। ये हमारा 5वां डिस्क्लोजर हो गया। अब यहाँ पे चूंकि नोट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास फेयर वैल्यूज हैं, ये भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज की वजह से आई है, नंबर 1। नंबर 2, इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन सवाल में थी, दिस रेंट एंड एक और रेंट, ये वाला, ये टोटल रेंट्स मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दूंगी। ये अगर रेंट्स हों तो आप ये बता देंगे जी इस प्रॉपर्टी से इतना, इससे इतना, इससे इतना, टोटल हमारे पास ये है। तो यहाँ पे अगर देखें सवाल में 30 जून तक 10 और 6 16, और इसको 1 मार्च से मिला 4 16, ये 32 के करीब मेरे पास ये रेंट बन जाएगा। यानी कि जितना भी, उसको एक दफा गौर से देख लेना है कितना रेंट वो बना, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर रेंट की इंफॉर्मेशन हो तो आप इस तरीके से एक लाइन में लिख देंगे। अब हमारा ये GNU कैश लिमिटेड का बड़ा जबरदस्त सवाल, जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिटेल में टेस्ट किया, उसका नोट बनवाया, और उसके नोट के नीचे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने लिख दी है। 4 एसेट हमारे 16 में फॉल किए, एक इधर से निकल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया, और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की गई थी। सबको हमने इस सवाल में अकाउंट फॉर कर लिया है। करना क्या है, एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, देखनी है किस एडजस्टमेंट में कितने एसेट हैं, उसके अलावा कहीं और इंफॉर्मेशन है, उसको रिलेट कर लें, फिर उसको पकड़ें, उसका नोट बनाएं, और उसको ये डिस्क्लोजर नोट में पुट कर दें। इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को आराम से कैटर कर सकते हैं। इसमें कंप्लेक्सिटी लेवल उसने समझे के 0 रखा है। मेरे हिसाब से इसमें कंप्लेक्सिटी लेवल 0 है, बट उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिक्स करके दी है, जैसे यहां से एसेट ट्रांसफर होना, यहां पे 3 में से एक साइड पे करना, 2 एक साइड पे करना, फिर एक के 2 हिस्से बनाना, फिर अपडेटेड रेजिडुअल वैल्यूज का यूज। इस तरीके से उसने इंफॉर्मेशन इतने मिक्स कर दी है कि आपने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को जैसे ही सेपरेट कर लिया, आपके लिए ये वर्किंग और ये वर्किंग बनाना आसान हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया।